फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल और आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बिजनेस एनालिसिस की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर होने के बाद में बना था। 1997 में आईडीएफसी लिमिटेड करके कंपनी सेटअप हुई थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल लेंडिंग में थी। इनका बेसिकली काम था कि जो टोल रोड प्लाजा हाईवे होते हैं इन लोगों को पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करना। डॉक्टर राजीव लाल ने 2005 में आईडीएफसी लिमिटेड ज्वाइन किया। उसके बाद में ये इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये सब की तरफ लेकर गए। उस टाइम पे इनका जो स्प्रेड था वो 1.7 टू 1.8% था। बेसिकली ये लोग मार्केट से पैसे उठाते थे और उस पर 1.7 टू 1.8% का प्रॉफिट रख के उसको सामने मार्केट में दे देते थे। तो उस टाइम पे 7.6% पे ये लोग मार्केट से पैसे लेते थे, 9.3 9.4% पे मार्केट को दे देते थे। 2014-2015 में इनको बैंकिंग ऑपरेशन का लाइसेंस मिल गया। उस टाइम पे आईडीएफसी लिमिटेड से डीमर्ज होकर आईडीएफसी बैंक बना। आईडीएफसी लिमिटेड अभी भी होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है और उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कैपिटल फर्स्ट जो है वो किशोर बियानी की कंपनी थी, फ्यूचर फर्स्ट। उसके उस टाइम पे ये रिटेल में, रियल एस्टेट में, एनबीएफसी में, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज में थी और फोरेक्स में थी। 2010-2011 में मिस्टर वैद्यनाथन ने आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट को ज्वाइन किया और इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो रियल एस्टेट लोन्स की तरफ से ले जाके रिटेल लोन्स की तरफ लेके गए। उस टाइम पे इनकी लोन बुक जो थी वो 10% रिटेल लोन्स में थी और 90% रियल एस्टेट लोन में थी। मगर अभी फिलहाल में 2019 में इनका जो डेटा है वो ये कहता है कि रिटेल लोन्स 91% है और रियल एस्टेट लोन्स जो है वो 9% है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे हम लोग आते हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता क्या है बेसिकली? कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये बताता है हम लोगों की कि कितना एफिशिएंट है बैंक। अगर उसे 1 रुपये कमाना है तो उसको 1 रुपये कमाने के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ेगा। दैट इज ऑपरेटिंग सॉरी कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो अभी हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग इनकम में, तो हम लोग एक्सपेंडिचर पे आते हैं कि एक्सपेंडिचर होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एक बैंक के लिए, देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट है, ब्रांच कॉस्ट है, रेंट है, पावर और सॉफ्टवेयर का है, यही उसका खर्चा है। तो एक टाइम के बाद में जो इसका खर्चा है ना वो फिक्स हो जाता है और इनकम जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसकी वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो नॉर्मली कम होता जाएगा एक टाइम के बाद में। तो अगर हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिले तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है भाई, इतना कम खर्चा करके इतना ज़्यादा कमा रही है। मगर इसका जो फिक्स कॉस्ट है वो एक टाइम के बाद में लिमिटेड हो ही जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो रिटेल लोन बुक है वो स्टार्टिंग में 94 करोड़ से स्टार्ट हुआ था और अभी फिलहाल में इनका जो रिटेल लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 66,000 करोड़ का है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग में कैपिटल फर्स्ट का जो लोन बुक था वो 94,000 करोड़ था। मिस्टर वैद्यनाथन जो है उसको ऑलमोस्ट 13,876 करोड़ तक लेके गए और उसके बाद में पोस्ट मर्जर जो है वो अभी फिलहाल में 66,665 करोड़ है। अब हम बात करते हैं कि ये लोग जो है वो मर्ज क्यों हुए, दोनों के दोनों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद में ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग का लाइसेंस था जो कि कैपिटल फर्स्ट के पास में नहीं था, और कैपिटल फर्स्ट के पास में ना रिटेल लेंडिंग में एक्सपीरियंस था जो कि आईडीएफसी बैंक के पास में नहीं था। तो ये मर्जर जो था वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। अब हम लोग आ जाते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज इंटरेस्ट माइनस अर्निंग एसेट्स। बेसिकली कि टोटल पूरा खर्चा करने के बाद इंटरेस्ट में से जो मेरे को पैसे बचते हैं इंटरेस्ट में, दैट इज माय नेट इंटरेस्ट इनकम, और उसका जो परसेंटेज होता है दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहाँ पे ये 4.57% है। तो इस बैंक का अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 4.57% है। और अभी फिलहाल में जो है ना ये लोगों का फोकस जो है वो धीरे 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 इसको कम करने पे है कि ये लोगों को होलसेल जो लोन ऐसा है उसको कम करना है और धीरे धीरे अपने आप को रिटेल लोन की तरफ लेकर जाना है। ये देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका जो था 1.56% था प्री मर्जर के, और अभी फिलहाल में 4.65% है। अभी फिलहाल में जो ये बैंक ये सब सेक्शन में इनके प्रोडक्ट्स है ये ऑफर्स करती है। अगर हम लोग यहाँ पर आए तो इनका जो कासा रेशियो है वो 48.31% है। मतलब कि इस बैंक में जितना भी पैसा जमा होता है उसमें से 48% जो है वो इनका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जमा होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में जो है 8.68% था।
फिर 11% हुआ और अभी ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 48% हो रहा है। इसका मतलब है कि ये बैंक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और धीरे धीरे ये लोगों ने प्रोविजनिंग भी चालू किया है। प्रोविजनिंग में ये लोगों ने इसका जो बैड डेट था या फिर बोल सकते हैं कि जिनसे इनको पैसे आ रहे, पैसे बराबर नहीं आ रहे थे, उसकी तरफ ये लोगों ने प्रोविजनिंग चालू किया है, उनका रिस्ट्रक्चरिंग चालू किया है। और अभी फिलहाल में जो है ना, इनका स्प्रेड जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, 7% है। तो ये लोग जो है 7% पर मार्केट से पैसा लेते हैं और 14 से 16% पर मार्केट में पैसा देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को ये लोगों ने धीरे धीरे कोशिश करके रिटेल की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये लोग रिटेल डिपॉजिट की तरफ में, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को ये लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इसके बिजनेस की। अभी फिलहाल में जो इनके अच्छी बातें हैं या फिर मैं इसका गुड पॉइंट बोल सकता हूँ, वो ये है कि ये लोगों ने अपना जो हाई कॉस्ट बोरोइंग था उसको रिप्लेस कर दिया है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। इन लोगों ने अपना लोन बुक जो था उसका रिटेलाइजेशन किया हुआ है, तो ये लोग होलसेल लोन की तरफ से हट के रिटेल लोन की तरफ आए हैं, जिसमें जो डिफॉल्ट का रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी इन्होंने काफ़ी चेंज किया हुआ है। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड की है। और पेस ऑफ प्रोविजन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है इसको स्लो डाउन करने के लिए, ताकि जो डिफ़ॉल्ट होने का या फिर बैड डेट बनने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑपरेटिंग और इसका जो बैड पॉइंट या फिर मैं रिस्क बोल सकता हूँ वो ये है कि जाहिर सी बात है, इनका अभी फिलहाल में जो ग्रोथ का प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, aggressive है। तो ये लोग जो है अभी फिलहाल में अपनी ब्रांचेस काफ़ी अग्रेसिवली इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। इनके जो नेट स्ट्रेस्ड एसेट है वो 13% है ऑफ द नेट वर्थ। इनका मैक्रो रिस्क भी जो है ना वो रिटेल लोन ही है। अगर रिटेल लोन में भी लोग डिफॉल्ट करते हैं तो ये एक रिस्क हो सकता है। और इनका जो स्लिपेज रेशियो है वो हमें हाई ही रहा है। 2019 में 3.32% था और अभी फिलहाल में 3.08% है एनपीएस के लिए। मैं फ्यूचर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इनका सिंपल फ्यूचर स्ट्रैटेजी है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 14 से 16% पे लेंडिंग कर रहे हैं और इनका हायर राइट ऑफ भी रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है और राइट ऑफ भी है इनका ज़्यादा है, और ये काफ़ी रिस्कियर सेगमेंट में घुसे हुए हैं। तो बेसिकली इनका यही फंडा है कि हायर यील्ड चाहिए, हायर रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, अगर जिस तरीके से इनकी प्लानिंग चल रही है वैसा ये चले तो।